हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो आज हमारी सीरीज चल रही है। हमारी सीरीज चल रही है यूनिट 7 की। ठीक है, यूनिट 7 की सीरीज चल रही है यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, तो हमारी कहानी की सीरीज चल रही है, यहाँ पर यूनिट 7 की चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे 15 नंबर की कहानी, अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की ये कहानी है। इनके अन्य कहानी संग्रह देख लेते हैं। पटरिया 1973 में, पटरिया, पैरों का निशान, अमृतसर आ गया, अभी तो मैं जवान हूँ, ललक, रास्ता, नया मकान, इंद्रजाल, ये इनकी क्या है, कुछ अन्य कहानी संग्रह हैं। किसके? भीष्म साहनी के। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका और क्या है, तस्वीर है, डोरे है, मौका प्रस्त है, और ढोलक है, जख्म है, और भगोड़ा। ये इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं। यहाँ पर इस अमृतसर आ गया इस कहानी का सार देख लेते हैं, कथा सार देख लेते हैं कहानी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं शैली में लिखित ये कहानी है। भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती कहानी है। ये सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु, जिसमें भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। शुरू में खुशनुमा माहौल, बाद में वातावरण भयाक्रांत हो गया। शायद सबको दंगों की आहट थी। तो इसमें ऐसे भी पूछता है कि ये किस पृष्ठभूमि को लेकर के लिखी गई है। तो भारत पाक विभाजन के पृष्ठभूमि पर ये लिखी गई ये कहानी है। ठीक है, बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को लेकर के लिखी गई है। उसमें जो घटनाएं हुई थी रेल में, चलती रेल के डिब्बे में, वो उसका वर्णन इसमें हुआ है। और बाद में ऐसा माहौल हो जाता है कि एक भयानक माहौल हो जाता है, डरावना हो जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं उल्लेखित स्थान, इसमें कौन कौन से स्थान आए हैं। तो पेशावर, मुंबई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर और हरवसपुरा, जिसके निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया। ठीक है, यहाँ पर इसके मुख्य पात्र देख लेते हैं। मुख्य पात्र में इसके क्या है, कथा वाचक स्वयं लेखक हैं। ठीक है, स्वयं लेखक है इसके मुख्य पात्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, लेखक द्वारा ट्रेन यात्रा का विवरण, जिसमें विभाजन की त्रसदी के दरमियान भय और आतंक का माहौल, वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्मों संप्रदायों के बीच का अविश्वास का माहौल है। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था, और दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का जोश था जब ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ, सजीव, मार्मिक एवं संवेदनशील चित्रण किया गया है। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहे थे। ठीक है, दुबला बाबू नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट पात्र है दुबला बाबू। लेखक कथावाचक का सहयात्री रहते हैं दुबला बाबू। लेखक को संभवतः पेशावर का जान पड़ा। ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार बार मजाक उड़ाया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, एक हिंदू महिला पर पठानों द्वारा लात जमाने जाने और उसके परिवार को ट्रेन से उतरने का विवश करने का दंश उसके मन में गहरे बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे है कि अपना इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने काबू से बाहर आ जाता है और पठानों पर चिल्लाने लगता है। बदले की भावना में एक अधेड़ उम्र के मुस्लिम को मार देता है। डिब्बे के 3 पठान पश्तो में दुबला बाबू से बात करते समय उसका मजाक उड़ाते हैं। अपने क्षेत्र में पठानों के मान का तनाव ढीला था। गौड़ पात्र में देखेंगे, यहाँ पर गौड़ पात्र में कौन कौन है। तो गौड़ पात्र में है सरदार लाम, के दिनों में वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके हैं। विनोद प्रिय, अधिकतर कोई बात कह खी करके हंसता है। पठान और दुबला बाबू को लड़ने से रोकता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे है बुढ़िया नेक दिल की है। ट्रेन से मुसाफिर को उतरे जाने पर मार्मिक अपील करती है कि उसे अब मेरे पास बैठने दो। फिर है भिश्ती, दंगों के बीच यात्रियों को पानी पिलाने आता है। महज एक बार ही इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख उद्धरण देखेंगे।
उन दिनों के बारे में सोचता हूँ जो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे को बीता जान पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं यह दुपट्टा छुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में कर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बंबई क्यों छोड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक रहेगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश था, मतलब खुशी थी। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और कौम ए आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता कि देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में यह झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल ही सी उड़ रही थी और साथ ही अनिश्चय भी डोल रहा था। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट में इस कहानी में क्या हुआ है। तो इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा कर रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उनका विरोध करते रहते हैं। एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता और मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता। अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाता है, नहीं जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पर ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है क्योंकि ये देश विभाजन को लेकर लिखी गई, देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई। वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे तो यहाँ पर देखिए, जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया था। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा, दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार की जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठ पठान अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया, लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। डिब्बे में तरह तरह की अड़ी छिड़ी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभिन्न मुद्राओं को देखकर लगता था कि डिब्बा लाशों से भरा है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ भीष्म साहनी की ये कहानी। अमृतसर आ गया। ठीक है, अमृतसर आ गया में क्या क्या मेंशन हुआ है, ठीक है, क्या क्या ऐड हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को मेन पॉइंट ही मैं दी हूँ। ठीक है, पूरा मैं 4-5 पेज का कहानी नहीं पढ़ाई हूँ क्योंकि जो पॉइंट आने वाले हैं एग्जाम में वही पॉइंट आपको पढ़ना है, आगे फालतू के पॉइंट नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट कहानी हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं की, भीष्म साहनी की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चीफ की दावत, है ना, चीफ की दावत को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कहानी हमारी है चीफ की दावत।
जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। आपको इस कहानी का पूरा लेसन पढ़ना है तो 10वीं हिंदी मीडियम की बुक पढ़िए, ठीक है। 10वीं की हिंदी मीडियम की बुक पढ़िए, पाठ नंबर 12 है, ठीक है, पाठ नंबर 12 है। चीफ की दावत है, लेखक अपनी माँ को छिपाते फिरता है, ठीक है। लेखक अपनी माँ को छिपाते फिरते हैं अपने चीफ से, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पहला पाठ 1957 ईस्वी में कुल 15 कहानियां संग्रहित हैं। यह सहानी जी का दूसरा कहानी संग्रह है। पहला कहानी संग्रह है भाग्य रेखा। इनका पहला कहानी क्या है, भाग्य रेखा है। यहाँ पर कथा सार में देखेंगे, ये मध्य वर्ग का खोखलापन, उनकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है इस कहानी में। मतलब कि जो मध्यवर्गीय लोग होते हैं वो अपने माता पिता को किस प्रकार से बड़े लोगों से क्या करते हैं, छिपाते फिरते हैं, उनके आधार पर इन्होंने लिखा है ये कहानी। नायक इसमें क्या है, कौन है, शंभूनाथ है। नायक कौन है, शंभूनाथ है, जिसके चीफ उनके घर डिनर पर आने वाले हैं। मतलब कि उनके चीफ रहते हैं, उनके घर पर डिनर पे आते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं। इस दौरान वह अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है। इस दौरान वो क्या करते हैं, जो भीष्म साहनी जी जो रहते हैं, लेखक जो रहते हैं, वो अपनी बूढ़ी माँ को क्या समझते हैं, बाधा समझते हैं, उसे छिपाना चाहते हैं, परंतु माँ से ही काम बनता है। देख उनकी खुशामद करने लगते हैं और उनकी खुशामद करते हैं जैसे ही वो चीफ आ जाते हैं, ठीक है। यह कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है ना। एक इनकी प्रेमचंद की क्या है, बूढ़ी काकी कहानी है, जो कि 10वीं की इंग्लिश मीडियम बुक में है, ठीक है। 10वीं की इंग्लिश मीडियम की हिंदी बुक है, कहानी है, पाठ नंबर 10 है, ठीक है, पाठ नंबर 10 है कहानी का, और उसमें है, उसमें से पढ़ लीजिए। बहुत ही अच्छी कहानी है प्रेमचंद की बूढ़ी काकी। उसमें भी बूढ़ी काकी को बहुत ज्यादा तकलीफ मिलती है, उनके पास कोई नहीं रहता, उनका एक भतीजा रहता है, वो बहुत ज्यादा उनको तकलीफ देता है, ठीक है। तो वो कहानी वहां से पढ़िए, बहुत ही अच्छी कहानी है। यहाँ देखिए उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत है, एक दावत दिया है उन्होंने, खाना खाने के लिए बुलाया है अपने चीफ को अपने घर पर, किसने, लेखक ने बुलाया है। किंतु यहाँ मूल समस्या वृद्ध है, माँ के भूखे होने की नहीं, उनकी समस्या माँ के भूखे रहने की नहीं है, जो वृद्ध माँ है, बूढ़ी माँ है, उनके भूखे रहने की नहीं है, बल्कि अपित्त योग होने की। मतलब माँ उनकी क्या थी, अपित्त योग, मतलब कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो लेखक क्या कर रहे थे, शर्मा रहे थे अपने चीफ के सामने अपनी माँ को लाने से। माँ इस अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी थी और माँ इन बातों से, इन व्यवहारों से दुखी थी। किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि उनके फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है, वह अचानक खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटे का, अंत में जैसे बूढ़ी काकी को क्या करती है, वो पत्तलों को चाटती है ना, प्रेमचंद के कहानी में बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया जाता है, वो पत्तलों को चाटती है बेचारी। तो इसलिए मतलब कि बाद में वो फिर जो उसकी बहू होती है बाद में उसको ले जा करके खाना खिलाती है। उसी तरह इसमें भी है, इस कहानी में देखिए यहाँ पर है मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटे बहू का हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के लिए असीम ममता से भरा है। यही इस कहानी का सार तत्व है। मतलब कि एक बेटा जो है वो माँ के लिए तो मतलब नहीं कर पाता है, लेकिन जो माँ है वो सारे अपने कष्टों को भूल करके और सारी उनकी जो कष्ट देते हैं उनको भूल करके वो अपने बेटे के लिए तैयार होती है एक अच्छी तरक्की के लिए। हम मुख्य पात्र में कौन है, सामनाथ है, मध्यवर्गीय परिवार का नौकर है, पेशा व्यक्ति जिसकी जीवन शैली में दिखावा बहुत है, पदोन्नत पाने के लिए चीफ को प्रसन्न करना चाहता है, बूढ़ी माँ को फालतू वस्तु समझता है और उसी से अपनी स्वार्थ सिद्धि भी करता है, उनको फालतू समझता है और उन्हीं से भी अपनी क्या पढ़ता है, प्रसिद्धि पाता है। बूढ़ी माँ सामनाथ की निरक्षर विधवा माँ है, मतलब कि निरक्षर मतलब कि जो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, और विधवा है, उनके पति भी मर चुके हैं, जिसके पास पारंपरिक भारतीय माता का विराट हृदय है, पुरानी पीढ़ी का प्रतीक और अपने ही घर में दर्जे की चीज
खड़ाऊ पहनती है और बीमारी की वजह से खर्राटे लेती है, जिसमें आधुनिक पीढ़ी के सामनाथ को चिढ़ है, जिससे कि उनके बेटे जो सामनाथ रहते हैं वो चिढ़ते हैं उनके खर्राटों से। चीफ से मिलने पर सकुचाती ताकि उसका बेटा बुरा ना माने। बेटे की तरक्की के लिए कमजोर आंखें होने के बावजूद भी खुशी खुशी वो फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। मतलब वो जो रोटियां बनाती है वो बहुत ही फूली हुई बनाती है, उन्हीं को फुलकारी बोल रहे हैं। फुलकारी पंजाब के गांवों की दस्तकारी का एक सुंदर रूप है। चीफ सामनाथ के बांस जिसकी वह खुशामद करता है। चीफ सामनाथ के चीफ कौन है? इनके बॉस हैं, किसके? सामनाथ के बॉस हैं चीफ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, श्रशांत परंतु सजा सहज सामनाथ की बूढ़ी माँ से प्यार से मिलता है। बकौल चीफ उसे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। सामनाथ की माँ से गीत सुनने की इच्छा प्रकट करता है। कौन? सामनाथ का चीफ जो रहता है उनकी बूढ़ी माँ से उनके गानों को सुनने की चेष्टा करता है। सामनाथ की धर्मपत्नी इसमें से दिखावटीपन का बोध पति की तरक्की के लिए खुशामदी में शामिल है। चीफ की पत्नी अन्य देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र थी। यहाँ पर इसके विशेष पॉइंट देख लेते हैं। तो विशेष पॉइंट में है, बूढ़ी माँ स्वयं को अपमानित महसूस करती है, परंतु पुत्र की खुशी के लिए जैसा वह कहता है करती है। देसी स्त्रियां उन पर खूब हंसती हैं। आधुनिक परिवारों में वृद्धों की किस प्रकार अपेक्षा होती है वह कहानी के केंद्र में है। ठीक है, कहानी के स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आधुनिक दिखने की चाह में मध्यवर्गीय व्यक्ति प्रदर्शनी प्रिय हो गया। चीफ की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को प्रदर्शित करती है। चीफ की दावत जो कहानी है ये पारिवारिक मूल्यों को क्या करती है? विघटित करती है। माँ का विशाल हृदय स्पर्शी ममत्व की भी कहानी इसमें स्पष्ट दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य उदाहरण में देखेंगे, घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा मतलब कि अचानक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो अच्छी भली या भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे है कि और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहन कर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, यह मालूम क्या पूछे। क्या करूंगी? माँ जी चाह कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए। सामनाथ के अंदर डर ये था कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है और उनका जो चीफ था वो था अमेरिकी। ठीक है, वो अमेरिकी चीफ था और उनको ये डर था कि अगर ये अमेरिकी चीफ हमारी पढ़ी लिखी माँ से कोई सवाल पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, उनके अंदर यही डर था और कुछ नहीं। मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती? चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता है। ठीक है, वो सामनाथ अपनी माँ को भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि वो चीफ के सामने भी ना आए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और इसी के कारण वो छिपाते फिर रहे थे। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहना लिया है, अब यहाँ क्या करूंगी? जो थोड़े ही दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? सामनाथ बोलते हैं कि अगर तुम चली जाओगे तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने की फुलकारी देने का इकरार किया है। मतलब उन्होंने कहा कि मैं साहब को बुलाया हूँ, वो तुम्हारी फुलकारियाँ खिलाने के लिए बुलाया हूँ। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। अब माँ बोलती है कि मुझे आंख से नहीं दिखता है जो मैं चीफ के लिए फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ कहती है बनी बनाई ले लो, लेकिन वो सामनाथ की
के प्रमोशन के कारण वो क्या करती है, माँ तुम मुझे धोखा दोगी, यूं ही चली जाओगी। सामना जैसा है बोलता है, मेरा बनता काम बिगाड़ेगी, जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। ये बात सुनकर के जो सामनाथ की माँ थी, उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। वो और खुश होने लगी क्योंकि उनके बेटे की क्या हो रही थी, तरक्की हो रही थी, प्रमोशन होने जा रहा था। माँ की फुलकारी खाने के बाद धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा मैं बना दूंगी। माँ मान जाती है और उसकी आंख से नहीं दिखता है, फिर भी वो सामनाथ के लिए फुलकारी बनाती है, उसके चीफ के लिए फुलकारियां बनाती है। तो ये कहानी के मेन पॉइंट थे। अगर आपको पूरी कहानी पढ़नी है तो 10वीं की बुक पढ़िए, ठीक है, 10वीं की हिंदी की बुक पढ़िए, इंग्लिश मीडियम की। उसमें आप लोगों को ये भीष्म साहनी की कहानियां मिल जाएंगी, प्रेमचंद की मिल जाएंगी, ठीक है, तो वहां से पढ़ लीजिए। और हिंदी मीडियम 10वीं की बुक पढ़िए, ठीक है, 10वीं हिंदी मीडियम की भी बुक पढ़िए, वहां से भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी कहानियां, नाटक, उपन्यास सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें मैं दे रही हूँ आप लोगों को, एकदम फ्री में दे रही हूँ। यहाँ पर कोई पैसा नहीं है, यहाँ पर कोई भी 15-20 हज़ार का कोर्स नहीं बेचा जा रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।